नमस्कार दोस्तों। मेरे रेगुलर व्यूअर्स ये जानते होंगे कि मैं इस मुद्दे पर पहले भी बात कर चुका हूँ और जो मुद्दा आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिस मुद्दे पर आज की इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं, उस मुद्दे की शुरुआत लगभग 1 साल पहले हो चुकी थी। अब तो ये पटाक्षेप की तरफ बढ़ा है और साथ ही इस घटनाक्रम ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि राहुल गांधी का मोह जो है मुस्लिम संगठनों से, मुस्लिम प्रस्थ पार्टियों से किस तरीके से मोह भंग हो रहा है। देखिए, असम में, बंगाल में और केरल में, तीनों राज्यों में 2021 में एक साथ चुनाव हुए थे। हमने उसको बहुत सारे वीडियोस के माध्यम से कवर किया था और उस समय मैं अपने वीडियोस में लगातार ये बात कहा करता था कि राहुल गांधी की जो फेवरेट पार्टियां इस समय बन रही हैं वो सारी वो पार्टियां हैं जो कट्टर मुस्लिम वोटों के लिए बैट करती हैं। देखिए, 3 राज्यों में उन्होंने इस तरह के समझौते किए थे 2021 में। केरल में मुस्लिम लीग के साथ समझौता किया था कि मुसलमानों के वोट हमें मिलेंगे, वहां वाम दलों को उन्हें टारगेट करना था। दूसरी तरफ इसके एकदम उलट वाम दल इनके साथ गठबंधन में थे पश्चिम बंगाल में, वहां ममता बनर्जी और बीजेपी को रोकना था, तो इन्होंने एक पार्टी बनी वहां पे फुरफुरा शरीफ वाले पीरजादा, जो फुरफुरा शरीफ की एक वहां पर दरगाह है, उससे जुड़ा हुआ एक संगठन उन्होंने बनाया। एसएफआई, पता नहीं कुछ इस तरह का नाम उन्होंने उसका दिया था, इंडियन सेकुलर फ्रंट, आईएसएफ। और उन्होंने केवल वो पार्टी इसलिए बनाई थी कि वहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी पश्चिम बंगाल में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इस समय अगर पूरे देश में देखा जाए कि मुसलमानों की कोई अगर पार्टी बन रही है तो वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, जिसे देश के हर राज्य में स्वीकार कर रहे हैं मुसलमान। तो फुरफुरा शरीफ वाले पीरजादा से मुलाकात की असदुद्दीन ओवैसी ने और कहा कि भाई, आप लोग अगर हमें सहयोग करो तो हम पश्चिम बंगाल में भी चुनाव लड़ सकते हैं। और उसके बाद फुरफुरा शरीफ वाले जो पीरजादा हैं उन्हें लगा कि यार, ये असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से आकर यहाँ चुनाव लड़ेंगे, हम कोलकाता में रहते हैं, हम यहाँ पश्चिम बंगाल में रहते हैं, हम ही अगर अपनी पार्टी बना लें तो हमारा बड़ा वजूद है और पश्चिम बंगाल में तो भरे हुए हैं मुसलमान, हर सीट पर बहुत सारी वोट हैं। उन्होंने भी अपनी पार्टी बना ली और मेरे ख्याल में उनका शायद एक कोई विधायक बना था। बाकी उन्होंने कांग्रेस के साथ और लेफ्ट पार्टियों के साथ समझौता कर लिया। हुआ कुछ नहीं, दोनों को फायदा कुछ नहीं हुआ, सब ढक्कन हो गए थे, सब जीरो हो गए थे। उसी समय असम में चुनाव हो रहा था और असम में आप जानते हैं कि बदरुद्दीन अजमल की पार्टी है एआईयूडीएफ, जिसने हमेशा 10-15 विधायक अपने जितवाए हैं, पिछले विधानसभा चुनाव में भी जितवाए थे, अब भी उनके 16 विधायक हैं। उनके साथ राहुल गांधी ने समझौता किया और जब बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के साथ समझौता कर रही थी राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस, तो उस समय असम में बहुत जबरदस्त बिखराव हुआ था कांग्रेस के अंदर। गौरव गोगोई जो वहाँ को रिप्रेजेंट करते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे रहे हैं और राहुल गांधी के करीबी बताए जाते हैं, गौरव गोगोई ने कहा कि साहब, हमें करना चाहिए समझौता इनके साथ। लेकिन सुष्मिता देव, जो उस समय महिला मोर्चे की अध्यक्ष थी कांग्रेस की और राहुल गांधी की बड़ी करीबी भी मानी जाती थी, उनके पिता संतोष मोहन देव बड़े नेता रहे हैं पूर्वांचल के, पूर्वोत्तर के राज्यों में, उन्होंने, सुष्मिता देव ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि हमने कई विधानसभा सीटों पर, कई लोकसभा सीटों पर बड़ा वर्क किया है और हिंदू वोटर्स भी कांग्रेस को वोट करने के लिए इस बार तैयार बैठे हैं। हमें एक सेकुलर तरीके से काम करना चाहिए कि हमें मुसलमान भी वोट दें और हिंदू भी वोट दें। लेकिन राहुल गांधी और गोगोई नहीं माने। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें बदरुद्दीन अजमल से समझौता करना चाहिए, वरना हमारी बहुत बुरी हार होने जा रही है। खैर, सुष्मिता देव इस बात से नाराज थी और बाद में सुष्मिता देव ने कांग्रेस भी इसी वजह से छोड़ी थी कि बदरुद्दीन अजमल, जिन पर सांप्रदायिक पार्टी होने का आरोप है, उनके साथ समझौता राहुल गांधी ने जबरन करवा दिया था। और भी बहुत सारे मुद्दे उनके रात साथ रहे, लेकिन ये सुष्मिता देव के कांग्रेस छोड़कर जाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। इसके बाद हुआ ये कि कांग्रेस ने समझौता किया, एक गठबंधन बना यूपीए का, और उसमें कुछ और छोटे मोटे दल भी थे और इन्होंने लगभग 50 सीटें जीती 126 में से। और इन सीटों में कांग्रेस को गठबंधन में 19 सीटें मिली और बदरुद्दीन अजमल की पार्टी को 16 सीटें मिली जब 2021 का विधानसभा चुनाव हुआ और हिमंता बिस्वा शर्मा चीफ मिनिस्टर बने। बीजेपी ने लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल करने में यहाँ सफलता हासिल कर ली और उसी के बाद से बदरुद्दीन अजमल में और इनके बीच में खटपट शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे
कि आप बीजेपी से मिले हुए हैं, बीजेपी वाले कहने लगे, वो कांग्रेस वाले कहने लगे कि आप बीजेपी से मिले हुए हैं। और अभी इतनी भयंकर बयानबाजी दोनों के बीच में हो रही है कि बस उससे गिरा हुआ स्तर किसी भी गठबंधन में मैंने देखा नहीं है कि इतने निम्न स्तर तक बातचीत जा चुकी हो। देखिए हुआ क्या, कहानी बिगड़ी पिछले साल जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और असम में 2 राज्यसभा सीटें बीजेपी ने जीत ली, जबकि एक सीट वहां पर निश्चित रूप से कांग्रेस के खाते में जा सकती थी और अजमल अगर उसमें सहयोग करते। लेकिन हुआ ये कि दोनों ने एक दूसरे पर क्रॉस वोटिंग के आरोप लगाए। कांग्रेस ने कहा कि बदरुद्दीन अजमल के 6 विधायक जो थे वो हेमंत बिस्वा शर्मा जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके घर पर गए थे सुबह, और उसी के बाद उनकी सेटिंग हुई है और उन्हें क्रॉस वोटिंग की है। दूसरी ओर बदरुद्दीन अजमल ने भी इनकी पार्टी पर आरोप लगाने शुरू कर दिए, और जो कांग्रेस के वहां पर इंचार्ज हैं जितेंद्र सिंह अलवर, उन पर उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने कांग्रेस के वोट बीजेपी को बिकवा दिए राज्यसभा चुनाव में और राष्ट्रपति चुनाव के दौरान। ये उन्होंने आरोप लगाए। इसके अलावा कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वहां पे भूपेन कुमार बोरा, उनको तो अजमल ने कह दिया कि ये तो आदमी दिमाग से पैदल है, इनके पास दिमाग ही नहीं है, और इस तरह के आरोप उन्होंने उन पर लगाए। आपको पता ही होगा कि ये राज्यसभा का जो चुनाव था पिछला हाईलाइटेड था। हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक अतिरिक्त सीट वहां पर जीती, जबकि उनकी क्षमता इतनी सीटें जीतने की नहीं थी। उसके बावजूद भी दोनों सीटें उन्होंने जीती, और इस बात को लेकर हेमंत बिस्वा शर्मा की पीठ भी थपथपाई थी अमित शाह ने कि आपने बढ़िया काम करके दिखाया है। अब हुआ ये कि जो पूरा का पूरा माहौल वहां पर बना, उसमें बदरुद्दीन अजमल ने अभी 2-3 दिन पहले इन कांग्रेस नेताओं को बुरी तरह से धिक्कारा और उन पर आरोप लगाए कि ये सब बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। अब जयराम रमेश जो इस समय राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में सबसे करीबी शख्स माने जा रहे हैं और मीडिया के सामने रोजाना आते हैं बयानबाजी लेकर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस बारे में, और उन्होंने कहा कि बदरुद्दीन अजमल जो है वो झूठ बोल रहे हैं, और कायदे से बदरुद्दीन अजमल जो है वो हेमंता बिस्वा शर्मा के साथ मिल चुके हैं और हेमंता बिस्वा शर्मा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और सेकुलर ताकतों को कमज़ोर कर रहे हैं। जयराम रमेश ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमने बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के साथ समझौता इसलिए किया था कि बीजेपी जैसी सांप्रदायिक पार्टी के खिलाफ हमें ये सेकुलर फोर्स मिल जाएगी और हम सेकुलर फोर्सेस को मजबूत करने में सफल रहेंगे। लेकिन जयराम रमेश की इस बात पर तो कोई भी हंस सकता है। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी से बड़ी तो सांप्रदायिक पार्टी इस देश में है ही नहीं। ये तो असदुद्दीन ओवैसी से भी बड़े सांप्रदायिक हैं। इनको तो इनके जितने भी वहाँ मदरसे चलते हैं, जितने भी इनकी वहाँ पर फाउंडेशन चलती हैं, उनको सबको विदेशों से पैसा आता है। कई बार इनकी जांच हो चुकी है, गृह मंत्रालय के रडार पर हैं ये। अब ये किस तरीके से बीजेपी के साथ आ सकते हैं ये तो जयराम रमेश ही बता सकते हैं। अलबत्ता जयराम रमेश ने बदरुद्दीन अजमल के आरोपों को बोगस, अपमानजनक और अनएक्सेप्टेबल, अस्वीकार्य बताया और उन्होंने कहा कि हमने समझौता इसलिए किया था कि शायद बदरुद्दीन अजमल भरोसेमंद साबित होंगे, लेकिन अब तो उनसे हमारा भरोसा पूरी तरह से उठ ही चुका है। अब मुझे तो ये भी लग रहा है कि मुस्लिम वोटों को लेकर जो राहुल गांधी का थॉट था उस पर भी रिथिंक किया जा रहा है। राहुल गांधी को लगता था कि हम मुस्लिम परस्त जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी संगठन हैं, छोटे मोटे दल हैं, उनके साथ अगर समझौता कर लेंगे तो मुसलमान फिर से कांग्रेस से जुड़ जाएंगे। और बदरुद्दीन अजमल ने असम में सबसे ज़्यादा नुकसान कांग्रेस का ही किया है। कांग्रेस का जितना भी मुस्लिम वोट बैंक था, भारी संख्या में मुस्लिम वोट बैंक हैं असम में, बंगाल की तरह, वो सारा का सारा मुस्लिम वोट बैंक शिफ्ट हुआ है बदरुद्दीन अजमल की पार्टी की तरफ, और इसी वजह से कांग्रेस वहां पिछले 10 साल से सत्ता से बाहर है। लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, हम तो अजमल की पार्टी से समझौता करेंगे, वो ये जानते हुए भी कि इसी पार्टी की वजह से आज कांग्रेस ढक्कन हुई है और इस स्थिति में पहुंची है। अब मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी को अकल आ रही है। इमरान मसूद याद होंगे आपके, पश्चिम उत्तर प्रदेश के कांग्रेस में नेता रहे काफ़ी समय तक। 2014 में जब चुनाव हुआ था, मोदी वाला पहला चुनाव, तो उस समय उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी की हम बोटी बोटी काट कर फेंक डालेंगे, और हेट स्पीच के मामले में इमरान मसूद कई बार सुर्खियों में रहे हैं, उनके बयान चर्चित रहे हैं। अब तो खैर वो बसपा में चले गए। अभी इमरान मसूद उत्तर प्रदेश के जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो कभी टिकट मांग रहे थे अखिलेश यादव से, कभी जयंत चौधरी से, और अंत में उन्हें कहीं से टिकट नहीं मिला था। और उन्होंने अपना खुद एक बयान आया था उनका, जिसमें एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो कह रहे थे कि यार इन पार्टी वालों ने मुझे कुत्ता बना दिया, इसलिए बना दिया कुत्ता कि मेरे मुस्लिम वोटर मेरे साथ नहीं हैं।
तो इमरान मसूद पर बड़ा भरोसा किया था राहुल गांधी ने। तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के तो फेवरेट थे इमरान मसूद के, यार ये बंदा बेस्ट है, मोदी को गाली देता है खुलेआम। और आज इमरान मसूद बसपा में चले गए हैं, मायावती से आशीर्वाद ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी का ये जो मुस्लिम वोट हासिल करने का जो फार्मूला था वो फेल हो चुका है। और अब देखते हैं क्या होता है। वैसे तो त्रिपुरा में जो चर्चाएं ये चल रही हैं कि लेफ्ट दलों के साथ मिलकर एक बार फिर कांग्रेस समझौता करने जा रही है। असम से ही मिलता हुआ स्टेट है थोड़ा आगे, तो आप समझ रहे होंगे कि क्या स्थिति बन रही है। और राहुल गांधी इस समय क्लूलेस हैं, उन्हें नहीं पता कि उन्हें क्या करना है। बस वो अपनी भारत यात्रा में चले जा रहे हैं। अगले साल होने वाले, इस साल 9 राज्यों में चुनाव होंगे, अगले साल लोकसभा चुनाव होंगे, उसे लेकर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इस पर उनका बिल्कुल भी फोकस नहीं है। लेकिन इतना जरूर है, राहुल गांधी की जो मुस्लिम वोट हासिल करने की जो स्ट्रेटेजी थी वो बुरी तरह से फेल हुई है और उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। इस मुद्दे पर वीडियो कैसा लगा बताइएगा। आगे भी आप हमारे चैनल से अगर जुड़ते हैं तो इसी तरह के वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। और पॉलिटिकल पॉइंट शो में हम देश भर के जो अलग अलग राज्यों की राजनीति है उसके बारे में चर्चा करते हैं। और अनूठा चैनल है हमारा, इस पर बिल्कुल टोटल इंडियन पॉलिटिक्स पर फोकस रहता है। इस पर नेशनल मुद्दों के लिए मेरा दूसरा चैनल है हर्ष की बात लाइव। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। अगर आप असम से हैं तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ और उनके क्वेश्चंस के जवाब भी देता हूँ। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।